नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर छपरा से है, जहां मशरक में फिर से शराब कांड हो गया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। सिवान जिले के भगवानपुर में भी 2 लोग की मौत की खबर है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम इब्राहिमपुर गांव रवाना हुई है। एसपी कुमार आशीष खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से 3 लोग की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले भी मशरक में 2022 में शराब कांड हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। शराब कांड के सामने आने के बाद छपरा और सिवान पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और प्रभावित इलाके में छापेमारी करने में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से ये शराब कांड का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौत हुई है, 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। और 2022 के साल की अगर बात करें तो उस वक्त भी बड़ा शराब कांड यह सामने आया था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल बार बार यही कि जिस बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में, और चलिए संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, बार बार शराब की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, लापरवाही कहां हो रही है, किस तरीके से इन तक शराब पहुंच जा रही है, इस बार का क्या मामला सामने आया है? जी देखिए, अभी जिस एरिया में संदिग्ध मौतें शुरू हुई है वो एरिया सिवान से सटा हुआ सीमावर्ती एरिया, जहां पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। इस बार इब्राहिमपुर गांव में ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे कुछ ऐसा दावा किया जा रहा है कुछ लोग सिवान से शराब खरीद कर लाए थे और यहां उन्होंने सेवन किया है। तो जैसा कि हमारी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि सिवान के भगवानपुर में भी 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक व्यक्ति की छपरा में मरने की खबर है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एसपी ने कहा है कि इन तमाम मामलों की जांच की जा रही है। कहां से शराब खरीद कर लाए थे 2 लोगों की अभी अभी सूचना ये कि आंख की रोशनी चली गई है। मशरक अस्पताल में उनको लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। लापरवाही कहां हुई है इसको लेकर के अब जांच के बाद ही कहना संभव होगा, लेकिन जो प्रारंभिक मामले सामने आए हैं, जैसे ही मामला सामने आया है, पुलिस विभाग की टीम एक गांव में पहुंचकर छापेमारी शुरू कर चुकी है, जो भी इलाका है। लेकिन जो जांच में बातें आ रही है कि सिवान एरिया से शराब ला करके इन लोगों ने, क्योंकि भगवानपुर का जो इलाका है, इब्राहिमपुर का इलाका जहाँ घटना हुई है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है, और वहां से शराब ला करके ये लोग सेवन किए हैं, जिसके बाद इस तरह से हालात बिगड़े हैं। और पुलिस अब ये जांचने की कोशिश की क्या ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, तो इलाके में जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी चलाया जा रहा है कि अगर किसी ने शराब का सेवन किया हुआ है कुछ हो तो प्रशासन के सामने आए ताकि उनको इलाज कराया जा सके। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 लोगों की बात सामने आई है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 लोग। संतोष, जो मृतक के परिवार वाले हैं वो कुछ बता पा रहे हैं कहां से शराब मिली, कब शराब इन्होंने पी? जी 2 दिन पहले का ये मामला है, जैसा कि हमको अभी परिवार वाले कोई बात नहीं किए हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो लोग कहीं से शराब लाए थे। जो इब्राहिमपुर गांव है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है, वहां कहीं से शराब इन लोगों ने खरीदी थी। चूंकि भगवानपुर में भी 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो ये बात स्पष्ट है कि ये मामला सिवान और छपरा दोनों जिले से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि शराब आगे खरीदी कहाँ गई थी, अगर शराब बिक रही थी तो क्या अन्य लोगों ने भी इसका सेवन किया था। तो ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में। एसपी ने कहा है कि पूरी इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा वो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि मामला ज्यादा न बढ़े। जो बीमार लोग हैं उनका इलाज हो, तो 2 लोग अभी अस्पताल में है, जिनका ट्रीटमेंट के बाद छपरा रेफर किया गया है। और ऐसे ही अगर मामले सामने आते हैं तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस टीम अब उस गांव में जाकर के मामले की जांच में जुट गई कि आखिर मामला क्या था। फिलहाल सिर्फ 3 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है, ज्यादा लोगों की अभी बात नहीं आई है। जी तो आंखों की रोशनी भी गई है, उनकी अभी स्थिति कैसी है और जो मृतक है उनकी पहचान क्या हुई है? देखिए, अभी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल, कोई कुछ बताने की तैयार नहीं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन लोगों ने पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग जो है मशरक अस्पताल से रेफर होकर के छपरा के लिए चले हैं। यहाँ पे जो विभाग की टीम है वो तैनात है, अगर जैसे ही आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन आंखों की रोशनी जाने की बात कही गई है, जो मरीज है उनके द्वारा आंखों की रोशनी जाने की बात कही गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शराब में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो पुलिस ये मान करके जांच करी। हालांकि एसपी ने कहा है कि पूरी तरह से जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला शराब का है कुछ और है। लेकिन जिस तरह से सिवान में 2 मौतें और छपरा में 3 लोगों के बीमार होने के बाद एक मौत में 3 मौत का मामला सामने आया है, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और छपरा और सिवान दोनों की पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। जी, छापेमारी भी कहां हो रही है? बिल्कुल, जो इब्राहिमपुर गांव है और भगवानपुर का इलाका है वहां पे संयुक्त छापेमारी चल रही है। उत्पाद विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है, मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या था। क्योंकि 2 जगह पे ये मामले सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा हो सकता है कि शराब वहां से चली हो, खरीद करके ला करके पिया गया हो और दोनों जगह इस तरह के मामले सामने आए हो। तो कहीं ना कहीं एक मामला जांच का है। एसपी ने कहा है कि जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी एसपी स्पष्ट करें कि मामला क्या है। एसपी ने कहा है कि अभी पूरा मामला जांच के दायरे में, उनके संज्ञान में मामला आ गया है।
पुलिस टीम को एक्टिव कर दिया गया है और विभाग की टीम इलाके में जाकर के ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या अन्य कोई लोग बीमार है या नहीं। जो भी बीमार हो तो उसका इलाज कराया जाएगा। पहले प्राथमिकता प्रशासन के अनुसार इलाज कराने की है। अगर ज्यादा लोग होते हैं तो खुल के प्रशासन के पास आए, उनका इलाज भी कराया जाएगा। जी संतोष, 2022 में शराब कांड में ही 38 लोगों की मौत हो गई थी। क्या उसके बाद से कार्रवाई उस इलाके में आगे बढ़ी? अभी लोगों की स्थिति क्या नजर आती है? क्या वो जागरूक नहीं हुए हैं कि इस तरीके से शराब का सेवन वो कर लेते हैं? जी देखिए, बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, शराब तस्करी के मामले बढ़े हैं। निश्चित तौर पे पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। छपरा उन जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक शराब की खेप पकड़ी गई। तो निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है क्योंकि शराब के जो तस्कर है वो लगातार अपनी मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि स्प्रिट जिसको पी करके ऐसे मरने की बात सामने आती है, उसकी बड़ी खेप हाल ही में पकड़ी गई थी। तो कहीं ना कहीं शराब के जो तस्करी करने वाले हैं वो लोग एक्टिव जरूर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्करी करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है, नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उसको तोड़ना भी लगता है कि पुलिस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मामले। चलिए, बिल्कुल संतोष, इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि बिहार में क्यों नहीं शराब की तस्करी जो है वो रुक पा रही है और लगातार लोग मौत की आगोश में समा रहे हैं। और सवाल यह भी कि शराब की तस्करी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और सवाल यह भी कि कब तक शराब से मौत होती रहेगी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, 36 घंटे में 7 विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। भारतीय कंपनी के विमान में उड़ाने की धमकी मिली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो के विमान को धमकी दी गई है। स्पाइस जेट की दरभंगा मुंबई विमान को धमकी मिली है। मदुरई सिंगापुर विमान में धमाके की धमकी मिली। दिल्ली शिकागो विमान को उड़ाने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए उड़ाने की यह धमकी दी गई है। सभी विमानों की जांच की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, लगातार पिछले कई महीनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर बम की कभी धमकी मिलती है, कभी सुरक्षा को बिगाड़ने की धमकी मिलती है। और ऐसे में हालांकि कई मामलों में ये अफवाह बस साबित हुए। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से धमकी मिली है और विमानों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर कैसे यात्रियों की सुरक्षा हो, अभी क्या कार्रवाई चल रही है? जी बता दूं कि जिस तरह से मुंबई से सोशल मीडिया के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली, तो उसमें दरभंगा के यहाँ से भी परिचालन किए जाने वाले स्पाइस जेट विमान को भी धमकी दिया गया था कि बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट बता दें तो ये वायुसेना परिसर में संचालित होता है। पूर्व से ही यहाँ वायुसेना के परिसर में संचालित होने से इसकी सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ पे जो है मजबूत है। तो ऐसे में बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन जिस तरह से एक पैनिक क्रिएट किया गया तो यहाँ भी कुछ देर के लिए लोगों लगा अधिकारियों की कुछ ऐसा हो न, लेकिन जब मुंबई में विमान को उतारा गया और सारे यात्री सुरक्षित उतारे गए और स्पाइस जेट ने आधिकारिक रूप से कहा कि सब ठीक ठाक है, कोई बम की सूचना अफवाह थी, तो ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा अभी बढ़ा दी गई है। जहाँ पे जो बीएमपी के जवान चूंकि यहाँ पे उसकी तैनाती है और वायुसेना के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते हैं, तो यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट काफी सुरक्षित एयरपोर्ट में से माना जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, ब्रिज बिहारी हत्याकांड पर बड़ी खबर, आरोपी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला आज सरेंडर करेंगे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आज पटना कोर्ट में मुन्ना शुक्ला सरेंडर इस मामले में करेंगे। मंटू तिवारी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। तो देखिए, ये हत्याकांड का मामला सामने आया जिसके बाद से उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई गई और आज पटना में मुन्ना शुक्ला के सरेंडर करने की खबर है। इसके साथ साथ मंटू तिवारी जो इस मामले में शामिल है वो भी आज सरेंडर कर सकता है। राजवीर से बड़ी खबर, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।
आग लगने से सब्जी कारोबारियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। सब्जी मंडी है ये, जहां काफी नुकसान भी पहुंचा है। आग से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की लपटें एक जगह से दूसरे जगह तक फैलती गई। कारोबारियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पूरी ये सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में देखिए मकान भी हैं और उन छतों पर भी आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत की गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, दुकानदार भी वहां पर मौजूद थे, स्थानीय लोग मौजूद थे और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया जा सका। ऊपर में ट्रे था, ट्रे में आग लगा और पकड़ने सब चलिए, पूरा धुआं हुआ, पूरा रहने लगने था। आप लोग बुझाने का कोशिश किए? हम लोग बहुत कोशिश किए सर, लेकिन हम लोग का बस का बात नहीं था। जान बचाना मुश्किल है तो जाइएगा, इतना ट्रे है, इतना सब्जी है, इतना बोरा है, जान बचाइएगा कि माल बचा। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर पार्टियों ने सियासी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। जनसुराज ने 4 सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। महागठबंधन के सामने अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी 1 सीट बचाने के साथ साथ महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। उपचुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जो विधायक थे उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 4 सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को वहां पे चुनाव होना और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जाहिर सी बात है, 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इस चारों उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि जिसे भी जीत मिलेगी, जिसे भी हार मिलेगी, उसका फायदा या नुकसान उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। चूंकि जीतने वाले गठबंधन एक उत्साह से जाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, और जिसे हार मिलेगी उसे बहुत कुछ तैयारी करनी होगी। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी भी उतर गई। उसने भी ऐलान किया कि चारों सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार भी उतरेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस बार चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो अब सारी निगाह टिक गई है 13 नवंबर को जब चुनाव होगा और 23 नवंबर को इसका परिणाम क्या आता है, इस पर निगाह टिके रहेंगी, जिसे माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल मैच कौन जीतता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के बरारी विधानसभा के भगवती मंदिर महाविद्यालय में सभा को संबोधित करेंगे और समारोह के दौरान 10,000 बाढ़ से विस्थापित लोगों को बास्केट पर्चा बांटेंगे। बास्केट पर्चा देने से जुड़े कार्यक्रम को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। जेडीयू विधायक विजय सिंह और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल इसके लिए सीएम का आभार जताया है। एकदम उसका आशा विभोर है कि कैसे हम उनको स्वागत करें, क्योंकि आजादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जिस काम के लिए आ रहे हैं, जहाँ विस्थापितों की बहुत बड़ी समस्या थी और लगभग 10,000 लोग विस्थापित थे 50-60 साल से। उसको न तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पा रहा था, न शौचालय का लाभ मिल पा रहा था, न उसको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त मिल रहा था। तो कल आने वाला समय में वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बरारी जनता की ओर से धन्यवाद है, बधाई है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय की सुविधा, सभी सुविधाएं मिल जाएगी उनको। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। माननीय बरारी के विधायक जब 2020 में पहली बार विजय सिंह जीते थे, तब से अथक प्रयास चल रहा था, लगातार प्रयास था। बहुत सी बाधाएं और इसमें बहुत सी आई, लेकिन सब बाधाओं को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये काम होना सुनिश्चित हुआ है। धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहली सरकार का गठन होने जा रहा है। आज उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह को इंडिया ब्लॉक के नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और कनिमोझी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा फैसला किया है। जमीन सर्वे में कैथी लिपि को लेकर हो रहे समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बीएचयू के विशेषज्ञ से राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाई है, ताकि सर्वेक्षण
के काम में लोगों को आसानी हो। यही नहीं, कैथी लिपि को किताब की शक्ल में छपवाया जाएगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सके। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, आज आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और कैथी लिपि को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला किया, क्या है सर वो फैसला? देखिए, आज बिहार में जो सर्वे चल रहा है उसकी मैंने समीक्षा बैठक की और सर्वे के इस स्थिति को हमने क्या क्या हमारे रैयत को दिक्कत का सामना करना पा रहा है उसके बारे में चर्चा किया। तो जहां जहां सीएस सर्वे हो चुका है या जहां सीएस सर्वे की आवश्यकता है वहां पर कैथी लिपि का समस्या आ रहा था। तो बनारस बीएचयू से हमने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया है जो कि विभिन्न जिला में जाकर, विशेष करके जहां सीएस सर्वे हो चुका है वहां पर हमारे पदाधिकारी कर्मचारी को कैथी लिपि का जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं उसको। और इसके साथ साथ हमने एक किताब भी कैथी लिपि से हिंदी में छापने का आज आदेश दिया है। पटना से बड़ी खबर, जहां आज से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा। मानसून की वजह से खनन पर रोक लगी थी। अवैध बालू खनन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। बिहार सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत आज से खनन की शुरुआत हो जाएगी। नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बालू खनन पर लगातार नजर रखी जाएगी। राज्य से बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई है। 28 से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की जा सकती है। तो 55 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया और माना यह जा रहा है कि जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें 28 से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम साफ हो जाएंगे। पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। और राज्य से एक और बड़ी खबर है, जहां एनडीए में गठबंधन की संभावित तस्वीर अब साफ होने लगी है। बीजेपी 66 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ सहयोगी दल आजसू की बात करें तो 9 से 11 सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर के फॉर्मूला फाइनलाइज्ड होने की संभावना। जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है, जबकि एलजेपी आरवी को 1 सीट मिल सकती है। तो राज्य से बड़ी खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 55 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। 1-2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। बीजेपी सीसी की जो बैठक हुई उसमें नाम तय किए गए। जेडीयू, आरसू और एलजेपी आरवी के साथ सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत जो है वो आज होने की संभावना है और इसके बाद से 1-2 दिनों के भीतर ये सूची जारी कर दी जाएगी। नवादा से बड़ी खबर, जहां महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने महिला के साथ दरिंदगी की। महिला के चीख पुकार करने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत आरोपी को पकड़ते हुए उसकी पिटाई की। गांव वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक महिला मवेशियों को लेकर जंगल से घर लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। लग रहा है कि शराब के नशे में थे और महिला को एकांत में पाके उनके द्वारा जंगल में उनको ले जाके उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब महिला द्वारा वहां पे हल्ला किया गया तो आसपास के लोगों के द्वारा, जो इसी गांव के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा इस मौके पे आके उस व्यक्ति को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया। सीतामढ़ी में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चे को जन्म दिया। और हैरानी की बात यह है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला के पेट में 3 बच्चे की पुष्टि हुई थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने एक लड़की और 3 लड़के को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला शहरवा गांव के रहने वाले रमेश कुमार की पत्नी है। एक साथ 4 बच्चे के जन्म से परिवार में उत्साह का माहौल है। वाले का चमत्कार है
जो एक साथ एक महिला के अंदर पेट में 4 बच्चे थे, जो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी 3 बताए थे, लेकिन जब सिजेरियन किया गया उसमें पहले लड़की निकली, उसके बाद 3 लड़का लगातार में बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। चारों बच्चे स्वस्थ हैं, अभी सकुशल हैं। 22 साल की महिला था, पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। और ये ऊपर वाले का चमत्कार और साइंस का जो कहिए, साइंस के विरुद्ध जो पहली बार इस तरह का हम लोग को भी देखने मिला है। महसूस कर रही हैं? बहुत खुश है। 3 पोता चाहिए, 1 पोती है, बहुत खुश है। तो एक बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार से मदद चाहिए बच्चा सब के लिए। हम सब गरीब परिवार से अच्छी व्यवस्था न होती, सरकार मदद न कर सकती, ये चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? सरवारा, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। CAQM अपने ही आदेश को 3 साल से लागू नहीं कर पा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पंजाब और हरियाणा सरकार पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। पराली जलाने वालों से मामूली जुर्माना क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। पराली जलाने वालों को दंड के प्रावधान क्यों नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। इसके साथ साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।